चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई PGDAV कॉलेज बुलंदशहर की प्राचार्य महोदया, हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रिय मित्र संतोष अर्श जी, यहाँ उपस्थित प्राध्यापकों और प्यारे मित्रों, आज का दिन बहुत ही उत्साह के साथ स्नातक के दिनों में गुजारा करता था और हिंदी विभाग आकर्षण का केंद्र हुआ करता था जब मैं TNB कॉलेज भागलपुर का छात्र होता था। और ये वही कॉलेज है जहाँ बांग्ला साहित्य के कुशल चितेरे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने FA की पढ़ाई की थी। और आज के दिन हम सब लोग अपने देश के अंदर जो भाषाई विविधता है, सांस्कृतिक बहुलता है, उसको लेकर भी थोड़ा विचार विनिमय करते हैं। कोई संदेह नहीं कि भाषाओं का कोई पारस्परिक अंतर विरोध नहीं हुआ करता, लेकिन कभी कभी हम लोग भाषाई संकीर्णता के शिकार भी हो जाते और सियासतदान भी उस बुद्धि को और उलझा देते हैं। मैं नहीं समझता कि भाषा कोई छद्म अभिमान का विषय है। हम जितनी भाषाएं सीख सकें ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, एक दूसरे मुल्क की तहजीब के साथ संवाद करने में हमें उतनी ही सहूलत होती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैथिली मेरी नुज़हत है, अंगिका मेरी शरारत है, भोजपुरी मेरी चाहत है, बांग्ला मेरी राहत है, पंजाबी मेरी उल्फत है, फारसी मेरी हसरत है। और मेरे अध्यापक और जो मसूरी के म्यूनिसिपैलिटी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में संस्कृत पढ़ाते हैं, डॉक्टर प्रमोद भारती किरोड़ीमल कॉलेज टेली यूनिवर्सिटी में वो संस्कृत के विद्यार्थी हुआ करते थे। वो इसको इस रूप में कहते हैं कि संस्कृत मेरी अकीदत है, हिंदी मेरी हकीकत है, उर्दू मेरी मोहब्बत है और अंग्रेज़ी मेरी ज़रूरत है। तो हर भाषा का अपना अपना दखल हमारे जीवन में है। पत्रकारिता जो भारत की रही है और भाषाई पत्रकारिता अलग अलग ज़बानों की, उसने स्वातंत्र्य आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई। और आपको स्वाधीनता संग्राम में शायद ही कोई ऐसे नेता रहे हों जिनका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संबंध किसी अखबार, किसी पत्र पत्रिका से न रहा हो। वो खुद भी लिखते थे, कई हमारे स्वतंत्रता सेनानी खुद उसका संपादन किया करते थे और लोगों से इस रूप में जुड़ते थे। आज का हमारा संकट यह है कि हम कई बार यह देखते हैं कि उस अखबार की जो भाषा हुआ करती थी जिससे लोग सीखते थे, और गांव देहात में कहते हैं कि जो लिखा हुआ है वो सच ही होगा, तो जो हमारा ओरल ट्रेडिशन है, जो मौखिक परंपरा या वाचिक परंपरा है, उसका अपना योगदान तो है। जब तक कि छपाई के साधन नहीं उपलब्ध थे हमारे बीच और प्रिंट कल्चर का उस तरह से आगमन नहीं हुआ था, ये तो बहुत 500-600 वर्षों का ये कह लें विकास है। उसके पहले तो लोग ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह अपनी बातों को प्रसारित करते थे। और वैदिक परंपरा में भी आप देखेंगे कि संस्कृत के जिस श्लोक को जिस रूप में ग्रहण किया जाता है आजमगढ़ में, उसी रूप में आपको चिकमंगलूर में भी, तो कोई ना कोई तो वहाँ से सफ़र किया होगा
और एक जगह की ज्ञान परंपरा को दूसरी जगह तक ले गया होगा, और इसमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती होगी। खैर, गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर राजेंद्र माथुर तक पूरी एक यात्रा है, और इन सब ने इस बात का ख्याल रखा जिसको आप पत्रकारिता और जनसंचार में गेट कीपिंग का सिद्धांत कहते हैं, कि कौन सी खबर प्रकाशित होने योग्य है, किसको आम आवाम के बीच नहीं जाना चाहिए, सब कुछ खबर नहीं है। और इसीलिए प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और फिर जो ये लोक माध्यम है जिसको आप सोशल मीडिया कहते हैं या फिर न्यू मीडिया का ज़माना, ये एक तरह से मर्ज कर रहा है, और ये मीडिया कन्वर्जेंस का एरा है। आपके पास पहले इतने साधन नहीं हुआ करते थे, संपादक जिसको चाहेगा वही छपेगा, वही जाएगा अखबार में, लेकिन आज आप अपने विवेक का, अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करके किसी भी चीज़ को आप चाहते हैं तो वो प्रसारित हो जाता है, वो दबाया नहीं जा सकता। खबर वही है जिसको कोई न कोई कहीं न कहीं चाहता है कि यह प्रकाशित न होने पाए, क्योंकि उसका सत्ता से सीधा सीधा संबंध है। और 2-3 दिन पहले फिरोज गांधी की 111वीं जयंती थी, और मैंने देखा कि जिस वक्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त हमारे संसद की जो प्रोसीडिंग होती थी उसका प्रसारण नहीं होता था, उसके बारे में बहुत नहीं आप लिख सकते थे। तो उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया 1956 में, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पब्लिकेशन बिल जो था, उसमें उन्होंने ये तय किया और अब एक आर्गुमेंट दिया कि भाई जनता जो हमको चुनकर भेजती है उसको यह हक है कि वो जाने कि हम लोग संसद में रहकर क्या सब करते हैं, उनके मसाइल पर कितनी उर्वरक बहस कर पाते हैं, या फिर ऐसे ही गतिरोध में सारा वक्त चला जाता है। उसके बारे में छपना चाहिए, उसके बारे में ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। और बहुत कम ऐसे मौके आए हैं कि कोई प्राइवेट मेंबर बिल सर्वदलीय सम्मति से पास हो गया हो, और तब से हम देखते हैं कि हमारे सदन की कार्यवाही के बारे में अखबारों में प्रमुखता से छपा करता है। मेरा ये कहना है कि जब जनता सबल होती है तो आपकी संवाद पालिका भी सबल होगी, और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। एक उत्तरदायित्व बोध उस पे निरूपित किया गया कि जिम्मेदार आदमी ही खबर के पेशे में होगा या होगी, और वह शासन सत्ता में बैठे आदमी को अकाउंटेबल बनाएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की याद दिलाएगा। और लंबे समय से ब्रिटिश हुकूमत भी जब ज्यादती करती थी तो इन अखबारों के जरिए, पत्र पत्रिकाओं के जरिए जनता को उद्वेलित और आंदोलित करने में सहूलत होती थी। लेकिन तब 124A था, सेडिशन का केस था, वो डाल दिया जाता, राजद्रोह, कि भाई ये सरकार के खिलाफ काम करना है। और जब कानून इतना रिग्रेसिव होगा, प्रतिगामी होगा, तो ये पत्रकार की जवाबदेही है कि जनता के बीच इस बात को ले जाए, और कहीं पर कोई आंदोलन चल रहा है तो उसको उपद्रव की शक्ल में न परोसा जाए। और आज़ाद भारत में भी इसी भूमिका में आरंभ के 3-4 दशकों तक लोगों के बीच उसकी एक साख रही। लोग यह मानते थे कि हमारी आवाज़ ये उठा, ये मौन की मुखर आवाज़ होगा, ये मजबूत का बयान भर नहीं रह जाएगा। तो ये खबर नवीसी से, ये सहाफ़त से ये उम्मीद रहा करती थी। और आज भी कुछ अच्छे लोग इस पेशे में हैं जो
आपको एक तरह से इनलाइटन करते हैं। उनको पढ़ के आपको अपने जो मसाइल हैं उसकी कोई तर्जुमानी उनकी बातों में आपको दिखती है। एक शेर है कि मुल्क का, कौम का इतना भी न मेयार गिरे, मेयार कहते हैं स्टैंडर्ड को, मुल्क का, कौम का इतना भी न मेयार गिरे, सुर्खियाँ देखते ही हाथ से अखबार गिरे। तो ये पतन जीवन के हर क्षेत्र में, और हम अगर निजी जीवन में कोई नैतिक मूल्यों से नहीं प्रेरित होते हैं तो हम सब कुछ मान के बैठते हैं, ऐसे ही चलता है। जिस शख्सियत के नाम पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, बहुत कम वक्त मिला उनको इस देश को चलाने का, और उन्होंने कहा कि जब तक मेरे खिलाफ मीडिया के लोग लिखते रहें, बोलते रहें, तब तक समझो तुम्हारा चौधरी नहीं बिका है, और जिस रोज़ ये हमारी तारीफ करना शुरू कर दें, समझ लेना कहीं ना कहीं हमने समझौता कर लिया। लेकिन आज तो यशोगान, स्तुति गान ये पसंद करते हैं अधिकांश नेता, सत्ता में हो कि विपक्ष में। लेकिन अपनी आलोचना सुनने की जो उदारता है, ये जब तक राष्ट्र निर्माताओं के अंदर ना हो तो पत्रकार पर भी थोड़ा दबाव बढ़ जाता है। अब जिस तरह के कोर्स, जिस तरह का पाठ्यक्रम आपके बीच है, उसमें मीडिया लॉज भी पढ़ाया जाता है, उसमें मीडिया एथिक्स भी पढ़ाया जाता है। आपको कितना किसी स्रोत पर निर्भर रहना है अपनी खबर के लिए, उसकी भी एक सीमा रेखा है। अगर आप राजनीतिज्ञों के यहाँ ज़्यादा उठना बैठना कर देंगे तो उनके इंटरेस्ट को सर्व करने का दबाव आप पर आता है। तो कुल मिलाकर पत्रकारिता का जो पेशा है वो सतत सतर्कता की मांग आपसे करता है। जो आप सदन में, संसद में, विधानसभा में कार्यवाही देखते हैं, वो अगर ठीक से ना हो और उसकी रिपोर्टिंग ठीक से ना हो, सदन का चलना क्यों आवश्यक है, और क्यों अधिकांश स्तंभकार एडिट पेज पर लगातार अपनी चिंता जाहिर करते रहते हैं। चाहे वो कुलदीप नैयर हों, जिन्होंने लगभग हर प्रधानमंत्री को देखा है, जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक, वो अक्सर ये बात कहते थे कि ये इसलिए चलना ज़रूरी है कि आपके ग्राम पंचायत का प्रधान भी जब ग्राम सभा आयोजित करे तो वहाँ भी आप देखते होंगे कि दस्तखत वो करवाते हैं किसी चीज़ को पास कराने के लिए। कुल मिला के एक लोकतांत्रिक पद्धति है स्थानीय निकाय में, तो लोग पूछ सकें, लोगों को ये सवाल पूछने का सलीका आ सके। कुल मिला के राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से सीधे सीधे जुड़ा हुआ अगर कोई पेशा है तो वो पत्रकारिता का पेशा है। ये नागरिक के अंदर उत्तरदायित्व बोध का विकास करता है। और आप ये जानें कि जो भाषाई षड्यंत्र का हम लोग अक्सर रोना रोते हैं कि हमारी भाषा में शायद उस तरह का परिष्कार देखने को नहीं मिलता है, वह इसलिए भी कि आज जो साहित्यिक खबर है, इतनी किताबें लिखी जाती हैं, उनको पर्याप्त जगह अखबारों में, पत्रिकाओं में नहीं मिल पाता। और जो पहले पन्ने का आकर्षण था, पहले पन्ने की जो संकल्पना थी, वो लगभग समाप्त हो गई है। अब तो फ्रंट पेज होता ही नहीं, वहाँ उसको कहते हैं जैकेट। वहाँ पर आपको फोर्ड का, बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रचार दिखाई पड़ेगा, और अंदर के पन्नों में कहीं दुबकी हुई सी कोई खबर, किसान आंदोलन है तो उसकी, टिकैत का कोई प्रोटेस्ट है तो वो, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार जो प्रोग्रेसिव अखबार कहे जाते हैं उसके भी फ्रंट पेज छोड़ दीजिए, अंदर के पन्ने भी नहीं, कहीं कोई जो अतिरिक्त पृष्ठ होता है उस पर कहीं आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर व्यावसायिक दबाव अखबारों पर, टीवी चैनलों पर, टीआरपी का दबाव, ये सब तारी है। मैं समझता हूँ कि टीआरपी की चिंता करना कोई अनैतिक चिंता नहीं है। जब आप भी उस पेशे में जाएंगे तो इन बातों से दो चार होंगे, लेकिन पूरी तरह से खबरों के
एसेंस का समाप्त हो जाना, उसके अंदर कोई सार नहीं रहना, ये चिंता पैदा करता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बड़े नाटककार हुए अंग्रेजी साहित्य के। उन्होंने एक बार ब्रिटिश अखबारात पर एक टिप्पणी की कि टुडेज न्यूज़पेपर्स आर फेलिंग सीमिंगली टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ बाइसिकल एक्सीडेंट एंड द कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन, कि आज के समाचार पत्र साइकिल दुर्घटना और सभ्यता के विघटन में फर्क करने में लगभग विफल साबित हो रहा है। तो हम किसी भी चीज़ को सनसनीखेज बनाकर परोसते हैं और हर कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये कोई हिस्टोरिकल फैक्ट से गाइड नहीं हो रहा है, ये तो हिस्टीरिया पैदा कर रहा है, मास हिस्टीरिया। ये बिजली पत्रकारिता इसको कहते थे डीपी त्रिपाठी जी, कि ये सब कुछ आपको क्यों जानना चाहिए, और जिसके अंदर कोई मतलब नहीं है, उन बातों को इस तरह से परोस के जिसका कोई नेशन बिल्डिंग से लेना देना नहीं है। तो ये सब संकट है, और इन चुनौतियों से जूझा सिर्फ आत्मबल के जरिए ही आप जूझ सकते हैं इससे, क्योंकि इस पेशे में पैसा तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम पैसे मिलते हैं। और इसीलिए पहले के जो मुख्यमंत्री होते थे वो संपादकों को कोई आवासीय प्रबंध भी किया करते थे, वो किसी लोभ लालच में नहीं, बल्कि वो ज़रूरत थी, और वो समझते थे कि जैसे हम महत्वपूर्ण हैं देश और समाज को गढ़ने में, वैसे ही पत्रकार भी हैं। आज आप देखेंगे गांव का एक अनपढ़ आदमी भी कहीं हुक्का पीते हुए, कहीं बस स्टैंड पर, कहीं पान की दुकान पर बैठा हुआ बोलता है कि ये बिक गए लोग हैं, पत्रकार लोग बिक गए हैं। तो आपके बारे में, आपकी विश्वसनीयता के बारे में अगर ये आकलन लोगों का हो तो बहुत ठहर के सोचने की ज़रूरत है। और इस पेशे में तो वही लोग आए जिनको संचय और संग्रह की प्रवृत्ति से कोई बहुत लेना देना नहीं है। तो आप मान के चलें कि आप संपादक की भूमिका में भी आ जाएंगे तो भी आपको बाकी प्रोफेशन में रहने वाले लोगों से कम पैसे ही मिलेंगे। तो एक मुश्किल क्षेत्र है। और जिस तरह से पाठ्यक्रम भी गढ़े जा रहे हैं, और बहुत लोग कहेंगे कि इस संचार के सिद्धांत का तो कोई बहुत प्रयोग नहीं है न्यूज़ रूम में, तो आप ठीक ये वैसे ही है जैसे कोई ये कहे कि सीधे ऑपरेशन थिएटर में आपको भेज दिया जाए। थियरीज़ की क्लासेस की क्या ज़रूरत है मेडिकल साइंस में? नहीं, आपको खबरों से जूझने में मदद मिलती है। और इस कौशल के संपादकों का भी अभाव शायद हो चला है। अब प्रबंधन के लोग ज़्यादातर वहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, और इसीलिए वो ग्लोबली इस बात को कहते थे कि फियर नन, स्वेयर नन एंड फेवर नन। आप किसी से डरो मत, किसी को छोड़ो मत, और किसी के पक्ष में आप मत खड़े हो। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, हर आदमी अपनी समाजी, सियासी, अपने पारिवारिक परवरिश की वजह से कुछ मूल्य को अपने साथ लेकर चलता है। तो आप पूरी तरह से अगर आप ये चाहेंगे कि वो कोई निरपेक्ष भाव से कुछ कहे, बहुत न्यूट्रल हो के कुछ कहे, तो न्यूट्रलिटी एक मिथ है। और अगर ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा, वहाँ पर कोई ये कहे कि नहीं हम तो भाई न्यूट्रल हैं। अगर किसी चींटी पर, किसी चूहे पर हाथी का पैर रह जाए और कोई कहे हम न्यूट्रल हैं, तो कम से कम चूहा तो आपकी न्यूट्रलिटी को अप्रिशिएट नहीं करेगा। किसी बड़े राइटर ने ये लिखा, और हम सब लोग इससे रिलेट करते हैं। तो कुल मिला के आपको हर हमेशा कमज़ोर की हिमायत में खड़े रहना होता है। कितनी इजाज़त आपको मिलती है शुरुआती दौर में, वो आपको तय करना है कि कैसे आप अपना स्पेस वहाँ पर करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इन्हीं रास्तों पर चल के शायद थोड़ा बहुत परिवर्तन हम अगर ला सकें। और अब जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय, क्षेत्रीय और स्थानीय खबरों में चीज़ों को देखा जाता है, तो अब तो इतनी विविधता है कि गली मोहल्ले तक की खबर जो है आप तक पहुंच जाती है। निश्चित रूप से इस पर व्यावसायिकता का भी दबाव है कि लोग नहीं, हापुड़ की खबर बैठकर बुलंदशहर के लोग नहीं देखना चाहते, उनकी दिलचस्पी नहीं है। तो ये एक नुकसान हुआ है कि नहीं, हमारे ही ब्लॉक का, हमारे ही पंचायत की खबर कहाँ है, कहीं खुदकुशी कोई कर ले रहा है, कहीं पर सर्पदंश है। ये इस तरह की खबरें पिछले 2 दशकों से हमारे बीच बहुत आयत में आती है।
लेकिन हम ठहर कर ये सोचें कि अगर हम कृषि पशुपालन पर जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतने वर्षों से निर्भर रही है आरंभ से, और मिथकीय चरित्रों में भी आप देखते हैं कि जो राजा है उस परिवार में पैदा हुआ कोई आदमी हल चला रहा है बलराम, तो कोई कृष्ण है वो गाय चरा रहा है। कुल मिला के किसानी और पशुपालन से जोड़े रखने के लिए जिन लोगों ने भी इस तरह का साहित्य गढ़ा है, उसका ये भी एक मकसद था कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें। लेकिन आज तो किसानी पर संकट है और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, फार्मिंग से जुड़ी हुई खबर कितनी आप तक पहुंच पाती है, तो यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि हम कृषि पत्रकारिता की तरफ भी अपने बच्चों का, अपने युवाओं को ओरिएंट कर सकें कि वो उधर भी, जिनकी पढ़ाई थोड़ी इकोनॉमिक्स की है, वो आर्थिक समाचार वगैरह में भी थोड़ी दिलचस्पी ले सकें। तो हर हिस्से की, भारत इतना बड़ा देश है, उसकी समुचित समानुपातिक रिपोर्टिंग हो सके, इसका भी ख्याल हम अपने पाठ्यक्रम को जब बच्चों के बीच ले जाते हैं उसका हम रख सकें। यही वक्त है जब हम इन चीज़ों में दिलचस्पी लेकर थोड़ा और बेहतर कर सकेंगे। पत्रकारिता कोई बात सीमित अर्थों में हमारे सामने नहीं खुलता, बहुत व्यापक रूप से वैश्विक स्तर पर इसका प्रसार हो रहा है, और जो बुनियादी मसाइल हैं और जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको रखते हुए, बढ़ते हुए हम कितना अपनी बात पहुंचा पाते हैं, यह भी देखना चाहिए। और शब्दों के अर्थ से ज़्यादा शब्दों से जुड़ाव हमारा कितना है, यह उसको कहीं अर्थ प्रदान करता है। आप देखते होंगे कि छात्रों ने जमकर बवाल काटा, अफसर नपेंगे, गुरुजी माला माल, मतलब एक पे कमीशन आपका आता है तो आपके बारे में इस तरह की खबर वही पत्रकार लिखते हैं। 4 महीने से नहीं वेतन मिलता है, तो शिक्षकों का तो और बुरा हाल। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं और पाठक उसको, और ये बताया जाता है कि नहीं, पाठक को तो यही भाषा पसंद है, दर्शक यही देखना चाहते हैं। नहीं, ऐसा करके आप उनकी अभिरुचि को कहीं ना कहीं सीमित करके आंकते हैं। और हम लोग अगर इसको और दूसरे तरीके से देखें तो हर चीज़ के साथ एक गर्व का भाव, एक उन्माद का भाव पैदा कर दिया जाता है। अभी एक बड़ा आयोजन हुआ, हर आदमी खुश होता है कि हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मुल्कों का ध्यान खींचे। वो किसी भी तरह का ग्रुप हो, फोरम हो, आदमी उससे अपने आप को जोड़ के देखता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस पैदा होता है। लेकिन क्या उसके पीछे किस किस तरह के समझौते होते हैं और वो देश के आखिरी व्यक्ति के हक में कितना चाहता है, यह भी एक पत्रकार का काम है दिखाना, सिर्फ चकाचौंध नहीं। चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि हमारा बस चले अगर, और हम अगर बहुमत की सरकार कभी बना लें तो ये जो दफ्तरों में काहिलों की फौज खड़ी हो गई है, 6-6 दिन तक क्रिकेट टेस्ट मैच की कमेंट्री कान पर ट्रांजिस्टर सटाए हुए लोग सुनते हैं, इसको हम बंद करेंगे, इसकी रनिंग कमेंट्री को बंद करेंगे। देसी खेल जो है हमारे, कबड्डी, तीरंदाजी, इस तरह के खेल, कुश्ती, इस तरह की चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे। तो हम कह रहे हैं कि बाज़ार का क्या इतना दखल हमारे जीवन पर हो जाएगा कि वह तय करेगा कि हम किसको स्टार माने, हम किसको नायक माने। राजेश खन्ना के साथ मैंने मेरी माँ की उम्र की जितनी महिलाएं हैं, सब लोगों के आकर्षण का वो नायक था, और वो कोई मार धाड़ की चीज़ें नहीं करता था, अपनी फिल्मों में भी चुनता था, बड़ी बड़ी मूल्य भी होते थे उसमें। लेकिन एक वक्त के बाद वो बड़ी दृश्य से गायब हो गए और एक एंग्री यंग मैन आपके पास आता है। ये कहाँ से है? ये वहाँ से है कि जिस वक्त देश आज़ाद हुआ, गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, रहबर आजम सर छोटू राम, इस तरह के लोगों के ख्वाब का मुल्क आप बना रहे थे,
तो देश की आज़ादी की जो स्मृतियाँ थी आपके जहन पर तारी थी। और धीरे धीरे एक डिसएंचेंटमेंट शुरू हुआ, एक मोह भंग की स्थिति शुरू हुई 3-4 दशकों के बाद, और आपको लगा कि इस व्यवस्था के प्रति आक्रोश है, तो उसको हम कैसे फिल्माएं, उसको कैसे हम लोगों तक दिखाएं, और इस तरह से नायक गढ़े जाते हैं आप तक। एक वक्त सौरव गांगुली को लोग पसंद करते थे, आज विराट कोहली को, मतलब। लेकिन हमारा ये कहना है कि एक एक्सक्लूसिव कल्चर की बजाय एक इंक्लूसिव नेशनल कल्चर हो, और जो कल्चर है, आप एक ऐसे पढ़ना नेहरू का व्हाट इज़ कल्चर, संस्कृति है क्या। तो हम जब तक एक समावेशी तहजीब की तरफ न बढ़ें, जो सियासत हमको भाईचारा की तरफ न ले जाए, वैसी सियासत को अगर कोई पत्रकारिता बढ़ावा देती है, तो लंबे और दौर में अगर आप देखेंगे तो वो कहीं न कहीं एक अस्थायी नुकसान करती है। और कल्चर कभी भी लाउड नहीं हो सकता, वो इतना तेज़ शोर शराबे भरा नहीं हो सकता, बहुत ठहराव मांगता है। आज आप देखेंगे कि हमारे नौजवान साथियों को एक घर से, पड़ोस के घर से वो कोई खाना नहीं एक्सचेंज कर रहे हैं, वो हॉट स्पॉट्स शेयर कर रहे हैं। इंटरनेट थोड़ा कमज़ोर पड़ा तो उनके चेहरे पर वो एक शिकन आप देखेंगे। ये कहाँ से हो रहा है? हमको इतनी भागम भाग क्यों है, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है, इतनी बेचैनी छटपटाहट क्यों है, सब कुछ तुरंत तुरंत क्यों चाहिए? कोई पीएचडी कर रहा है तो उसको अगर 1 साल इंतज़ार करना पड़े जॉब के लिए, तो घर परिवार नाते रिश्तेदार उसका जीना हराम कर देते हैं। तुरंत आपको क्यों मिल जाना चाहिए भाई? विदेश के मुल्कों में तो आपको 3 साल 4 साल, कभी एकेडमिक एसोसिएट के रूप में आप काम करते हैं, नए नए विषयों पर आप शोध करते हैं, 3-4 ढंग का पेपर आप लिख पढ़ पाते हैं, तब जाके आपको इस लायक समझा जाता है। तो ये जो गिवन आप समझते हैं, वैसे ही पत्रकारिता में भी तुरंत आए एंकर बनना है आपको, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो कोई और डिसीजन मेकर्स है। और दुर्भाग्य से आज की तारीख में वे डोमिनेंट न्यूज़ टेलर्स नहीं हैं जिनके पास सच में कुछ कहने के लिए, बल्कि वो लोग हैं जिनके पास कुछ बेचने के लिए है। और पूरा ग्लोबल कॉन्ग्लोमेरेट का एक दबाव है और वही लोग तय करते हैं। लेकिन ऐसा भी अगर हो कि कुछ अखबार कुछ खास दल को की तरफ झुका हुआ हो, तो हमें पता चले कि अच्छा ये इसके लिए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ तो फेक न्यूज़ सर्कुलेशन जो है वो पूरी तरह से जो एक समाचार आइटम में जो जो तत्व होने चाहिए वही होता है, बिल्कुल आपको ठीक ठाक लगेगा, लेकिन वो इस रूप में होता है कि दंगे भड़क जाते। गांधी बतौर पत्रकार कम इस देश में रिसीव किए गए, लेकिन गांधी कहते थे कि द ट्रू फंक्शन ऑफ जर्नलिज्म इज नॉट टू स्टॉप द पब्लिक माइंड विद वांटेड एंड अनवांटेड इम्प्रेशंस, बट द फंक्शन ऑफ जर्नलिज्म इज टू एजुकेट द पब्लिक माइंड एंड इट शुड एक्सरसाइज द डिस्क्रिशन व्हाट टू रिपोर्ट एंड व्हाट नॉट टू रिपोर्ट। हमारा काम नहीं है कि आपको खबरों से लाद देना, आपके दिमाग को भर देना। और अब तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड जिसको कहते थे, अब वहाँ से इंफॉर्मेशन गार्बेज की तरफ हम बढ़ गए हैं। वो कोई बहुत जैसे कूड़ा करकट हो सूचनाओं का, रात दिन आपके हमारे घर पर पहुँच रहा है। तो आप सलमा सुल्ताना को याद कीजिए, सलमा सुल्तान को किस नफासत से वो समाचार पढ़ा करती थी। इस देश की प्रधानमंत्री गुजर गई, उस समाचार को जिस करुणा के साथ, जिस शोक के साथ, जिस संवेदना के साथ पढ़ा जाना चाहिए, उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल। और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को अक्सर इस तरह की कुछ चीज़ों को सुनाया जाता है। जिस शख्स की आवाज़ आप मेट्रो में सुनते हैं, शम्मी नारायण, वो बता रहे थे एक साक्षात्कार में कि जब उनका चयन न्यूज़ रीडर के रूप में हुआ, तो उनकी माँ इस बात से खुश नहीं थी कि उनका बेटा अब चैनल पर समाचार पढ़ेगा। वो इस बात से खुश थी कि अब उनका बेटा सलमा सुल्तान के बगल में बैठकर पढ़ेगा। एपियरेंस, उस साइष्टगी को आप देखिए। अब
अब चाहे सियासत हो कि खबर नवीसी हो, बिल्कुल इस तरह के डिमीनर के साथ आदमी आपके सामने आता है जैसे वही इस मुल्क को, इस दुनिया को चला रहा है। तो ये जो एक सेंस ऑफ एरोगेंस है, सेंस ऑफ वैनिटी, उनको पता नहीं चलता। तो इन बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इन सब बातों को बरत के ही आप कोई संवेदनशील पत्रकार बन पाते हैं। और जो अच्छा इंसान है वही किसी भी प्रोफेशन में एक्सेल कर सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हम इन बातों का भी ख्याल रखें। और चूँकि पहले ही मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं बहुत देर से आपके बीच आया और आपको इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। क्रॉनन कहते थे, स्पीक ट्रूथ टू पावरफुल, मेक ट्रूथ पावरफुल एंड मेक द पावर ट्रूथफुल। सच कहो जो शक्तिशाली है उसके सामने, सच को शक्तिशाली बनाओ, और सत्ता को सिर्फ सच कहो नहीं, सत्ता के बारे में भी सच कहो। ये चाहे जितना मुश्किल हो, लेकिन अगर आरंभिक दौर में हम समझौते करने की तरफ बढ़ जाएंगे तो शायद इस देश की तासीर को भी नहीं समझ पाएंगे और हमारे उस प्रोफेशन में होने का भी कोई बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। आखिरी बात मैं ये कहूँ कि दुष्यंत का एक शेर है कि सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर, सामान कुछ नहीं है, फटे हाल है मगर, झोले में उसके पास कोई संविधान है। तो अब तो उस झोले में भी जो बटमार लोग हैं वो हाथ डालना चाह रहे हैं। तो एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी, जो इगरसोल कहते थे। एक नागरिक के तौर पर हुकूमत चाहे जिसकी हो, हम सबको चौकन्ना रहना है। सिर्फ पत्रकार का काम नहीं है कि बतौर सिटीज़न हमारा काम भी है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जितना क्रिटिक किया, जितनी आलोचना की नेशनलिज्म की, आज के दौर के हमारे सियासतदान उसको पढ़ लें और टैगोर अगर जिंदा हों तो उनको जेल में डाल दें। वो कहते थे कि राष्ट्रवाद की अपनी एक सीमा है, और जो गांधी कहते थे कि एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में, जिसको पौराणिक ढंग से लोग कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि पासपोर्ट विहीन दुनिया की हम कामना करते हैं। वो कहते थे कि हिंद पाक महासंघ हम बनाएंगे। एक फैज़ हुए वहाँ जो पाकिस्तान में रहे, वो कभी तकसीम को कबूल ही उन्होंने नहीं किया, और एक नास्तिक आदमी अपने जीवन के आखिरी क्षणों में सीमा पर आते थे और वो लगभग एक अजीब सी कश्मकश में अपना जीवन गुजार रहे थे। और वो जाने लगे इबादत का, जो आदमी कभी किसी पूजा पद्धति में यकीन नहीं करता था, उसको इतनी बेचैनी हुई उस तकसीम से, उस मारकाट से, जितना खून खराबा हुआ। तो आज तो एक ग्लोबल विलेज हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उन मूल्यों को अगर हम ना बढ़ें आपस में तो हम नहीं समझ पाएंगे, इस धरती को कुछ दे नहीं पाएंगे। एक उपन्यास है कसांद्रा दाग, आत्मानतोएव का, वो इतना अनूठापन है उसके पूरे प्लॉट में, आप देखेंगे उसमें माँ के गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं वो सब हड़ताल पर चले जाते हैं। और क्यों चले जाते हैं? तो उन सब शिशुओं का कहना है कि हम पैदा नहीं होंगे क्योंकि ये धरती रहने लायक नहीं रह गई। और बच्चों के शिशुओं की इस जिद के चलते उन माँओं के माथे पर एक शिकन उभरता है, जिसको उपन्यासकार ने कसांद्रा दाग की संज्ञा दी। सच में हम अगर अपने आसपास के परिवेश को थोड़ा जीने लायक, थोड़ा बेहतर बना सकें अपने आचरण से, अपने निष्कलुषता से या उस तरह के कलुष से दूर रखकर, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे शिक्षण के क्षेत्र में हो, चाहे गवर्नेंस में हो, चाहे पत्रकारिता में हो, तभी हमारे होने का कोई मतलब है। मैं आज की तारीख में चौधरी चरण सिंह साहब को ही अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। और पहली बार इस मेरठ के आसपास के इलाके में मेरा आना हुआ, और बुलंदशहर शायद दूसरी बार, सिकंदराबाद एक बार आया था पिछले बरस, इसलिए कि चौधरी साहब
हमारे दिल के बहुत करीब हैं और वो अखिल भारतीय अपील के नेता होते थे, सिर्फ उत्तर प्रदेश या पश्चिमी यूपी में महदूद नहीं थे। उनके नाम पर हमारे यहाँ दरभंगा में एक चौधरी चरण सिंह द्वार है। हमारे समस्तीपुर में जो कर्पूरी ठाकुर जी जो इनके सहयोगी रहे, वहाँ एक पंचायत है बहुत बड़ा, वहाँ भी चौधरी साहब की याद में एक द्वार है और एक कर्पूरी चरण लोहिया चरण कॉलेज भी वहाँ पर है। तो इनके द्वारा खड़े किए गए लोग और इतना वसी ख्याल का शख्स कि जिन्होंने अलग अलग सूबों के लोगों को उठाकर नेता बनाया, उसमें संभावना देखी। आज जो आप लालू प्रसाद को देख रहे हैं, शरद यादव को, मुलायम सिंह यादव को और इस तरह के ना जाने कितने लोग, सतपाल मलिक जी से लेकर सब वैसे लोगों को जिनके पास संसाधन की कमी थी, जिनके पास कोई कारू का खजाना नहीं था, जो कभी सोच नहीं सकते थे कभी देश को चलाएंगे, उन लोगों को उठाया, नेता बनाए। नेता वह नहीं है जो बहुत बड़ा नेता है, वही बड़ा नेता है जो औरों के लिए नेता बनने के अवसर पैदा करे अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये उनका एक वकार था। ये हम समझते हैं कि उनके प्रति हम जैसे लोग एहसानमंद भी हैं कि उन्होंने कभी भी किसी तरह की संकीर्णता में पड़े बगैर हमेशा ज़रूरतमंद के हिमायत में वो खड़े रहे। और पत्रकारों के बारे में जो उनका नज़रिया था वो आप जानते ही हैं। वो कहते थे कि इंदिरा जी के कैबिनेट में उनके सजातीय आधे लोग मंत्री हैं, लेकिन कोई उनको ब्राह्मणों की नेता नहीं कहता, कोई मीडिया का संपादक। और मेरे कैबिनेट तो छोड़ो, मंत्री परिषद में सिर्फ एक राज्य मंत्री जाट है और मुझे लोग जाटों का नेता कहते हैं। ये उनकी पीड़ा थी। कुल मिला के हम लोग इस जात मजहब के दायरे से जब तक नहीं निकलेंगे और एक दूसरे के साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, हमारे बीच रोटी का संबंध नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि चाहे आप वाशिंगटन पोस्ट में चले जाएं कि बीबीसी में काम करें, अब मनुष्य बड़े नहीं हैं तो फिर पत्रकार भी बड़े नहीं हो पाएंगे। आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, आपका बहुत शुक्रिया। भाई संतोष अर्श जी का बतौर खास शुक्रिया। और मैं यही कहूँगा कि मेहरबान हो के बुला लो मुझे, चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि लौट के आके नहीं सकूँ। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपका ये संवेदनात्मक ज्ञान से भरा हुआ और पत्रकारिता और उसके परिक्षेत्रों पर केंद्रित व्याख्यान निश्चय ही हमारे विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी बहुत एक बार और तालियां बजाइएगा। अभी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ प्रतियोगिताएं हुई थी और उसके परिणाम आ चुके हैं और जो कार्यक्रम से पूर्व मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ।